आज हम जो ये रूम है, आप सब लोगों को पता है, हमारा फायर पंप रूम है। पंप रूम में जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये हमारा फायर सेक्शन है कि ये पूरा हमारा फायर का है। फायर के लिए अलग अलग तरह के पंप लगे हुए हैं, जैसे ये जोकी पंप लगा हुआ है। ये भी हमारा जोकी है। जोकी में एक हाइड्रेंट होगा और ये स्प्रिंकलर है। स्प्रिंकलर होगा ना फायर का, ये हमारा स्प्रिंकलर है। ये हाइड्रेंट है, ये हमारा हाइड्रेंट पंप है। ये फायर सिस्टम के बारे में क्यों पता होना चाहिए कि फायर सिस्टम एक किसी भी बिल्डिंग के लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखो आग से ना किसी की जान जा सकती है, कुछ भी है। तो अगर हमारा ये सिस्टम सही है और हमें सिस्टम के बारे में पता है ना, तो हम किसी न किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो यहाँ के बारे में भी और बाहर जो हमारा हाइड्रेंट सिस्टम होता है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। आज हम सिर्फ पंप सिस्टम के बारे में जानेंगे कि पंप सिस्टम क्या होता है, कैसे कैसे ये काम करता है इसमें। हाँ, तो अभी जैसे ये है, ये जोकी पंप है, ये सबसे छोटा पंप होता है अपना। इसमें ना कई तरह के पंप, ये देखो सबसे छोटा है। इसके पीछे आप दो पंप देखोगे, ये मेन हाइड्रेंट, ये जोकी पंप है, वो मेन पंप है। एक जोकी के लिए, एक हाइड्रेंट के लिए, ठीक है। जब हमारा इसमें ना सब कुछ सेटिंग लगी रहती है, इसमें सेटिंग कहाँ पर होगी पंप को स्टार्ट करने की? ऑटो में स्टार्ट करने का इसमें स्विच होता है। पैनल से स्टार्ट होगा? नहीं, ऑटोमेटिक के लिए होता है। ऑटोमेटिक के लिए कोई प्रेशर स्विच नहीं लगा क्या? हाँ, लिमिट स्विच। हाँ, ठीक है। तो ये देखो वो सामने स्विच लगे दिख रहे हो ना, वो हमारे प्रेशर स्विच हैं सारे। उसमें जो प्लम्बिंग वाले हैं उनको ज़्यादा पता होगा, उसमें एक ऊपर से एक नट सा होता है, उसको घुमा के उसकी सेटिंग कर सकते हैं। वहाँ पे देखो जो कनेक्शन वगैरह लगे हुए हैं ना, उन्हीं कनेक्शन के हिसाब से ये पंप चलते हैं। जैसे हमारी जितनी बड़ी बिल्डिंग होती है, अभी इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं कि पंप की सेटिंग हम किस तरह करते हैं। बिल्डिंग की हाइट के हिसाब से करते हैं। हमारी जितनी लंबी हाइट है ना, उसी के हिसाब से हम अपने पंप रूम में प्रेशर रखते हैं। पंप रूम में प्रेशर रखते हैं। उसका कैलकुलेशन कौन बताएगा? किसी को पता है कि मेरा पंप रूम में जो हम रखते हैं उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं? किसी को आइडिया है? उसमें 3 फ्लोर पे 1 kg कम करना पड़ता है ना, तो उस हिसाब से हमें टेरेस पे 3.5 मतलब की चाहिए होता है। हाँ, उसी हिसाब से हमें अपने साथ इसमें जैसे इन्होंने बताया ना, बिल्कुल फर्स्ट क्लास बताया है। दो चीज़ें होती हैं सिर्फ ध्यान रखने की उसमें। पहली चीज़ कि मेरी जो छत है ना, उसके ऊपर 3 से मतलब 2.5 से 3.5 kg प्रेशर बोलते हैं कि मेरी छत के ऊपर 2.5 से 3 kg प्रेशर होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि हर 10 मीटर के ऊपर, अभी इन्होंने 3 फ्लोर बताया, फ्लोर कोई छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो हर 10 मीटर पे 1 kg प्रेशर कम हो जाता है। तो इसके हिसाब से हम पूरी बिल्डिंग का हिसाब किताब लगा लेते हैं कि हमारे पंप रूम में हमारा कितना kg प्रेशर होगा, ठीक है। तो और पंप रूम, अब हमारे जितने भी ये पंप है ना, मोस्टली सारे ऑटोमेटिक चलते हैं। भाई पंप में कोई बंदा है नहीं इधर, तो उस ऑटोमेटिक चलाने के लिए वो सामने आप देखोगे वो स्विच लगे हुए हैं सारे, वो प्रेशर स्विच हैं। तो वहीं से जो तार गई है, तार इन पंपों के पैनल में गई है। और जब प्रेशर कम हो जाएगा, भाई इन सब पंपों में 1 से 1.5 kg का अंतर होता है। जैसे ये पंप है, हम मान लेते हैं कि ये 10 kg पे हमारा चलता है। कितना kg पे है इधर? अभी तो कम है। हाँ, कोई नहीं, हम लगा लेते हैं सपोज 10 kg पे ये चलता है। तो जैसे ही हमें मतलब हमारा प्रेशर 12 kg है, 10 kg आते ही अपने आप चल जाएगा। 10 kg आते ही अपने आप चल जाएगा। तो अपने आप चल गया, तो जहाँ पे प्रेशर की ज़रूरत होगी प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। फिर क्या हुआ कि भाई उससे और प्रेशर कम हो गया। और प्रेशर कम हो गया का मतलब है कि 2-3 होज हमने खोल दिए, या भाई कई जगह भाई आग लगी हुई है, एक उसने भी खोल दिया, उसने भी खोल दिया, उसने भी खोल दिया। तो क्या होगा कि भाई ये तो इतना सा पानी फेंकता है, भाई एक लगा है तो ये मेंटेन कर लेगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई कुछ ज़्यादा पानी चाहिएगा। तो ज़्यादा पानी चाहिएगा तो फिर क्या होगा ना, प्रेशर और नीचे जाने लग जाएगा। भाई 10 kg है, हम पानी ज़्यादा ले रहे हैं, तो प्रेशर और नीचे जाएगा। तो फिर अगली सेटिंग होती है हमारे अगले पंप की। ये देखो, ये है हमारा जो मेन पंप, इसको मेन पंप ही बोलते हैं ना, इसको मेन पंप बोलते हैं। और ये स्प्रिंकलर पंप है, वो हाइड्रेंट पंप है। इसमें भी एक चीज़, एक लॉजिक सा होता है। स्प्रिंकलर तो समझ रहे हो ना सारी चीज़ें।
जैसे जो हमारी बिल्डिंग में पानी अपने आप फट जाता है वो स्प्रिंकलर होता है। हाइड्रेंट होता है हम पानी खुद चलाते हैं, वो चाहे वो होज रील से है या किसी भी चीज़ से है। तो ये हमारा पंप हो गया हमारा स्प्रिंकलर का। अब इसकी लाइन जब भी हम देखते हैं ना, तो इसकी लाइन में एक एनआरवी लगी रहती है। एनआरवी सबको पता है ना। एनआरवी क्या करती है कि इसमें एक लॉजिक होता है भाई कि इसका पानी मतलब जो हाइड्रेंट का पानी तो इसमें आ सकता है, हाइड्रेंट का पानी तो स्प्रिंकलर लाइन में आ सकता है, बट स्प्रिंकलर लाइन का पानी हाइड्रेंट में नहीं जा सकता। इसी तरह उसको लगाते हैं अपन एनआरवी को। ऐसा ही कुछ है ना भाई, मेरे को प्लीज़ बताते रहना जितनी चीज़ें हैं। तो इसके ऊपर देखो बहुत बड़ा पंप लगा हुआ है, कितना बड़ा सिस्टम है। तो ये आराम से सारी चीज़ों को पूरा कर देगा। अगर ये चल गया ना, चाहे कितने हम खोल लें तो हमारे पानी की पूर्ति कर देगा। उधर हम देखेंगे हमारे टैंक लगे हुए हैं। फायर का जो टैंक होता है आप सबको पता होगा, उसका भी कुछ अपना सिस्टम होता है। फायर का टैंक होता है, उसका भी अपना कुछ सिस्टम होता है। सिस्टम क्या होता है कौन बताएगा? फायर के टैंक में क्या चीज़ें ध्यान रखते हैं? पानी की कैसे? कितना पानी है हमारे टैंक में? हाँ नहीं, उसमें क्या होता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब हमारा पानी बाहर से आता है, चाहे तो हमारा WTP STP है, मतलब WTP है वाटर से ट्रीटमेंट हो गए, सबसे पहले फायर टैंक में आएगा, उससे ओवरफ्लो हो गए हमेशा, मतलब कहीं पर भी, मतलब ये रूल है फायर के सिस्टम का कि उससे ओवरफ्लो होकर ही हमारा जाता है दूसरे सिस्टम में। तो ये हमारा जो मेन हो गया। अभी एक और हो गया, बच गया हमारा भाई, हमारे कहीं ऐसी जगह आग लग गई कि जहाँ पे हमारे पैनल वैनल हैं और हमें भाई पानी, भाई उस कंडीशन में क्या है कि बिजली काटनी पड़ गई। बिजली काटनी पड़ गई तो क्या होगा, अभी पंप सब बंद हो जाएंगे। कभी हो सकता है कि हमने बाहर से बिजली काट दी, या भाई हमारी आग लग गई लाइट चली गई, या कुछ सॉरी कुछ भी इस तरह का हो गया। तो उस कंडीशन में क्या है, हमारे पास ये लगा रहता है इंजन पंप। ये इसको बोलते हैं हमारा फायर इंजन। ये फायर इंजन भी हमारा ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है जब हमारा प्रेशर और कम होता है उससे, तो ये ऑटोमेटिक हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारे 3 तरह के पंप हैं, एक वो जॉकी पंप, मेन पंप और फायर इंजन पंप। अब इसमें आपने देखोगे हर एक लाइन के अंदर एक बीच में एक ये लगी हुई है, क्या चीज़ है ये? कौन बताएगा? कपलिंग। हाँ, इसको बेलो बोलते हैं, बेलो। ओके, कपलिंग तो वो होती है जैसे मोटर है ना। हाँ नहीं, देखो वो कपलिंग का मतलब हो गया, ये देखो 2 मोटर है ना, मोटर को आपस में जोड़ के चलाती है, इसी तरह की लगती है वो भी। मतलब वो कपलिंग का मतलब हो गया कि वो मोटर के साथ में जो जोड़ के चलाते हैं ना, उसको कपलिंग बोलते हैं। और इसको बेलो बोलते हैं। दो सिस्टम के बीच में से इस तरह लगाते हैं ना, इसको बेलो बोलते हैं। रबर बेलो, हाँ मीन्स लाइन का वाइब्रेशन रोकने के लिए रबर बेलो का हम इस्तेमाल करते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एक रबड़ की होती है और एक अपना एक स्टील टाइप में भी होती है। जैसे आपके उसमें DG के अंदर लगी होगी वो, हाँ साइलेंसर के पास में जो लगी वो रहती लगी सामने, वो जो है स्प्रिंग टाइप। हाँ ठीक है। वही सिस्टम है। तो ये प्रेशर गेज लगा रखा है इसमें भाई, हमें लाइन में पता लग जाए कितना प्रेशर है। ये हमारा वाल है भाई, कई वजह से किसी वजह से हमारा ये ख़राब हो जाए भाई, मतलब पंप में कुछ प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ से लाइन को बंद करके हम अपनी लाइन में आराम से काम कर सकते हैं। ये बटरफ्लाई वाल है, सब लोगों को पता होगा इसके बारे में। तो ये हमारा जो फायर सिस्टम का मेन लाइफ लाइन कही जाती है भाई। देखो आग बुझाने के लिए 2 तरह की चीज़ें होती हैं हमारे पास। एक होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर या बकेट वगैरह हैं, वो होती है प्राइमरी, मतलब छोटी मोटी कोई आग लग गई है तो उसके लिए हम उस चीज़ का यूज करते हैं। बट भाई सिचुएशन क्या है कि भाई बड़ी आग लग गई है, बड़ी आग लग गई तो उसमें वो काम नहीं करेंगे भाई। छोटी सी आग लगी, किसी ने देख ली तो तुरंत बुझा दी। तो ये हमारा दूसरा सिस्टम हो गया। मतलब पहले एक फायर एक्सटिंग्विशर, दूसरा सिस्टम हमारा वाटर से हम बुझा सकते हैं, ऑटोमेटिक, भैया फट गया वो अपने आप उसने आग बुझा दी। अभी क्या हो गया, अभी आग तो लग गई मेरे इधर, वहाँ स्प्रिंकलर लगानी है या किसी वजह से फटा नहीं है, तो हमारे इधर स्मोक डिटेक्टर वगैरह भी लगे होंगे। फायर एड्रेसेबल सिस्टम बोलते हैं। एड्रेस मतलब भाई फायर लगेगी ना, उसका एड्रेस बताएगा वो भाई कहाँ फायर लगी हुई है। तो ये सारा हमारा सिस्टम होता है। कुछ आप कह रहे थे? नहीं,
ओके ओके। तो ये सारा सिस्टम हमारा लगा रहता है, मतलब जो आप लोगों को बताया ना मैंने मोटी मोटी चीज़ें और कोशिश की है थोड़ा डिटेल में आप लोगों को बता दी। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे एक तो रीज़न ये है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम कहीं काम करते हैं तो हमें उस चीज़ के बारे में पता होना। दूसरा रीज़न क्या है कि भाई हम लोग ना यहाँ पर हैं, जैसे कोई टेक्नीशियन है, कोई सुपरवाइज़र है, कोई एग्जीक्यूटिव है, कोई मैनेजर है, सब लोगों का अलग अलग है। टेक्नीशियन वहाँ पे क्यों है? क्योंकि उसको इतनी नॉलेज है। हो सकता है क्वालिफ़िकेशन भी कम हो किसी की, बट बहुत बार क्या होता है ना, किसी की क्वालिफ़िकेशन अच्छी होती है, वो भी बेचारा वहीं पड़ा रहता है। किस लिए? उसको सपोर्ट नहीं मिलता। भाई सपोर्ट क्या नहीं मिलता? उसको पता नहीं यार क्या सीखना है, क्या करना है। इसके बाद अगर मैं टेक्नीशियन से सुपरवाइज़र बनूंगा तो कैसे बनूंगा, या बन भी गया किसी तरह सुपरवाइज़र, तो जहाँ पर उसको 1 साल या 1.5 साल में बनना चाहिए ना 4-5 साल लग जाते हैं। वो किस्मत के भरोसे ही बनता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना होता है, भैया मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये बन सकता हूँ, और सीखना होता है। देखो सारी चीज़ें सीखने पे आधारित हैं। हम सोचें कि भाई हम अच्छी चीज़ें सीखेंगे और सीख के उनको आगे फिर क्या होता है ना, दिखाना होता है। सपोज आपने चीज़ें सीख ली, सीख के अपने पास रहोगे उससे भी फ़ायदा नहीं है। दूसरे को दिखाने से मतलब क्या है? कैसे दिखाओगे दूसरे को? इंटरव्यू देके, दूसरी जगह इंटरव्यू देके आपको बहुत सारी नॉलेज होगी है, आपने अलग अलग नॉलेज ले ली है, तो दूसरी जगह जाएंगे, हम कहीं पे भी जाएंगे, अपना इंटरव्यू देंगे, हमें पता लगेगा भाई मेरे को कितना आता है। अगर आपको अच्छा आता है, सामने वाले ने देखा इसको अच्छा आता है, तो आपको जो पहले यहाँ पे थे तो वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे जाएगा, और आप भी जब भी जाओगे तब यहाँ आपको मिलेगा। तो अपनी नॉलेज को आदमी को बढ़ते रहना चाहिए। भाई नॉलेज को अपने बढ़ाते रहो, जहाँ पे काम करो मेहनत ईमानदारी से काम करो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग भी क्या करते हैं कि अरे यार ठीक है काम बता दिया, इधर चले गए उधर चले गए, वो भी एक नेगेटिव चीज़ है। लोग सोचते हैं यार मैं तो ऐश ले रहा हूँ, वो ऐश नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है किसी न किसी तरीके से। हम यहाँ काम करने आए हैं, मैनेजमेंट वाले पागल नहीं हैं। मैनेजमेंट वालों को पता आता है कौन काम करता है, कौन ऐश लेता है। तो आप अच्छा काम करोगे, अच्छा आउटपुट आप लोगों को मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़, मैनेजमेंट को पता नहीं आपके अंदर का जो आपका ज़मीर है ना, उसको ज़रूर पता होता है कि आप कितना कर रहे हो। हम उसी थिंकिंग के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो मेरे तरफ से आज से बस इतना ही था। आप लोगों को कुछ पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। जो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मतलब मैं काम कराता हूँ, मैं ट्रेनिंग देता हूँ लोगों को। ट्रेनिंग क्या है, इस तरह ट्रेनिंग बहुत कम देता हूँ। मेरे ऑनलाइन सेशन हैं, जैसे ऑनलाइन लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, और ऑनलाइन के बाद में ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। जैसे बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जिनके पास जॉब नहीं है, ITI कर रखी है, तो उन सब के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी बनाई हुई है कि भाई किसी के पास नॉलेज नहीं है, हम नॉलेज देंगे, उसके बाद उसको अच्छी जॉब मिल जाएगी। दूसरी चीज़, कोई बंदा है कि भाई वो एक छोटी पोजीशन पर और बड़ी पोजीशन पर जाना चाह रहा है, भाई कैसे जाएगा वो रास्ता हम बताते हैं। उसको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो ट्रेनिंग हम दिलाते हैं, और उसको गारंटीड अगर वो बंदा सपोर्ट करता है तो उसको 100% हम यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं। तो ये हमारा काम है। जो ये कोर्स हैं उसकी कुछ फ़ीस भी है, फ्री का भी है मेरे पास कुछ न कुछ। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्किल्ड हिंदुस्तान। ठीक है, फ़ोन है आप लोगों के पास, सबके पास सिग्नल आते हैं अपने पास? इधर यहाँ नहीं आएंगे तो बाहर चलेंगे तो वहाँ हम सर्च करेंगे। आप YouTube पे सर्च करोगे स्किल्ड हिंदुस्तान, तो वहाँ पे टेक्निकल से रिलेटेड मिलेंगी, भाई DG की मिलेंगी, फायर से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो मिलेंगी, LT से रिलेटेड मिलेंगी, HT से रिलेटेड मिलेंगी, BMS से रिलेटेड मिलेंगी। मतलब अपनी फैसिलिटी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिलती हैं जहां आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आप लोग एक्सपीरियंस दिख रहे हैं, फिर भी देखो हो सकता है कि मैं भी ये कभी नहीं बोलता हूँ कि मेरे को सब कुछ आ गया है। हम हमेशा सीख रहे हैं, रोज़ नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। आपको लगता है यार अच्छी चीज़ है, आप लोग उसको देखिए, कंटिन्यू देखिए, कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। हम फालतू की वीडियो देखते हैं तो कोई काम की चीज़ देख लेंगे तो फ़ायदा ही अपने आप को होगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना है। आप लोग को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है जो हमने बताया उससे रिलेटेड, या और कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बताओ
वो मुझे ये पूछना था कि डीजी में अगर ऑटो मोड अगर ये मतलब कि दिक्कत करेगा ऑटो में ना चले तो वो कैसे ठीक होगा? मतलब डीजी ऑटो में स्टार्ट, काम नहीं कर रहा है, हाँ स्टार्ट नहीं हो रहा। हाँ, तो उसमें दो चीज़ हो सकती है। देखो ऑटो का मतलब है, एक तो ऑटो होता है कि भाई पीएलसी के थ्रू हमने पूरा ऑटो किया हुआ है, एक तो पीएलसी से हम ऑटो करते हैं डीजी को। एक डीजी के ऊपर ही एक हमारा सिलेक्टर स्विच रहता है, उससे हम उसको ऑटो या मैनुअल करते हैं। इसमें बता दीजिए पैनल ये है इसका और डीजी है। ओके, ये ऑटो में स्टार्ट नहीं हो रहा है। नहीं चालू है। ओके ओके, ठीक है, इसको भी देख लेंगे। इसको मतलब कोशिश करूँगा मेरी तरफ से कि इसमें क्या होता है कि ऑटो में क्या होता है, वहाँ पर जो हमारा पैनल लगा रहता है ऑटो मैनुअल, पहले मतलब देखो मैं आपको बेसिक सा बता देता हूँ हमारा सिस्टम ऑटो या मैनुअल में कैसे काम करता है। जैसे अभी हम मोटर एक देख के आ रहे थे, हम बोल रहे हैं कि वो मोटर ऑटो में कैसे काम करती है। वो दो फंक्शन है उसमें, एक तो है भैया मोटर को ऑटो में चलाने का, एक मैनुअल में चलाने का, और दूसरा सिलेक्टर स्विच था मोटर नंबर 1 चलाने का या 2 चलाने का। ठीक है, सपोज मैं कहता हूँ जी मैंने ऑटो में डाल दिया है, ऑटो में डाल दिया तो ऑटो में कैसे काम करेगी, उसके अंदर एक फ्लोट स्विच है, नीचे फ्लोट वाल होता है, वो हाँ वो पानी में ऐसे होगा तो उसके अंदर एक बॉल होती है, तो NONC देखो जो भी चीज़ें काम करती हैं ना हमारी ऑटो में, जो भी चीज़ें काम करती हैं कॉन्टैक्टर और रिले के थ्रू काम करती हैं। ठीक है, NO और NC के थ्रू काम करती हैं। जो ये वाला स्विच हमारा लगा हुआ है, ये भी हमारे जो पैनल को NONC देता है, यही पैनल को कमांड करता है। हाँ यही पैनल को कमांड करता है। तो उसी तरह इसके लिए भी इन्हीं में से एक वायर गई होगी जो भैया बिल्कुल कम प्रेशर हो जाएगा, तो वो वहाँ पे होगा, वो आपको उसका प्रेशर देख के हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि उसका कौन सा है। जो वहाँ पर वायर गई होगी तो इसमें क्या करता है, NONC करता है, तो उसको चाहे तो NONC में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई कंट्रोलिंग में बड़ी प्रॉब्लम है तो फिर वो उसका स्पेशलिस्ट आके ही उसको करेगा। हम लोग क्या देख सकते हैं भाई, यहाँ से जो वायर गई है हमारी वो कौन सी है, और जहाँ वो वायर गई है उस रिले को हम NC करके देख सकते हैं, भाई वहाँ पे प्रॉपर NC हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस तरह करके देख सकते हैं। और वो उस NC से नहीं चल रहा है तो फिर कुछ और प्रॉब्लम है जो यूँ समझे कि हमारे से थोड़ी सी बाहर है। उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ड्राइंग की ज़रूरत पड़ेगी, ड्राइंग की। ये इसकी ड्राइंग मिल जाएगी भैया, कहाँ से कौन सी है, कौन सा NO गया है, इस पर कहाँ सप्लाई गई है, उसके बाद थोड़ा सा कुछ चीज़ें क्लैरिफाई हो सकती हैं। क्योंकि कोई भी कंट्रोलिंग है वो मतलब बिना ड्राइंग के हम कुछ ट्रेस नहीं कर सकते। बट बेसिक फंडा यही है जो प्राइमरी स्टार्टिंग का होता है कि यहाँ से प्रेशर कम होते ही वहाँ पे एक रिले लगी होगी, रिले NC हो जाएगी और हमारे DG को अपने आप कमांड आ जाती है।